आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंड एस 102 दैट इज द शेयर बेस्ड पेमेंट्स। अब सबसे पहले इस इंड एस में कौन सी ट्रांजैक्शंस कवर अप होती हैं, तो ब्रॉडली स्पीकिंग इस इंड एस में 3 तरह की ट्रांजैक्शंस को कवर अप किया जाता है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन बड़े सिंपल वर्ड्स में, अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज एक्वायर करे और उसका आप सेटलमेंट करेंगे फॉर कंसिडरेशन अगेंस्ट द शेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब आपने गुड्स या सर्विसेज परचेज किए, कोई प्रॉपर्टी परचेज की और उसके बदले में आप कैश ना देकर आप शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, तो वो इंड एस 102 के हिसाब से ट्रीट होगा। सेकंड, अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज एक्वायर किए और आप उसका सेटलमेंट के लिए जो काउंटर पार्टी है, सामने वाली पार्टी है, उसको ऑप्शन देते हैं कि या तो आप इसके बदले में शेयर्स ले लेना या आप कैश ले लेना। मतलब आपने ऑप्शन दोनों दे दी कि आफ्टर 3 years, आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 months यू हैव द ऑप्शन ईदर टू एक्सेप्ट द शेयर्स ऑफ द कंपनी और टू एक्सेप्ट द कैश, तो भी वो इंड एस 102 का पार्ट है। तो पहली ट्रांजैक्शन हमने डिस्कस करी, अगर हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ शेयर्स में उसे सेटल कर रहे हैं। सेकंड में हम उसे ऑप्शन दे रहे हैं कि जब सेटलमेंट डेट आएगी या तो आप शेयर्स ले लें या आप कैश में उसे सेटल कर लें। तीसरी ट्रांजैक्शन, अगर आपने कोई ऐसे गुड्स या सर्विसेज एक्वायर किए जहां पर आप पेमेंट तो कैश में करेंगे, लेकिन वो कैश पेमेंट आपके कंपनी के शेयर प्राइस पे डिपेंड करेगी। मतलब एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। सपोज आपने अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए एक प्लान लॉन्च किया और प्लान लॉन्च ये किया कि 3 साल बाद जो एम्प्लॉइज कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स को अचीव करेंगे, कुछ एम्प्लॉइज जो स्पेसिफिक टारगेट्स को अचीव करेंगे उनको आप कुछ कैश पेमेंट देंगे। और कैश पेमेंट क्या होगी, जो आज कंपनी का शेयर प्राइस है और जो आज से 3 साल बाद कंपनी का शेयर प्राइस होगा, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस अमाउंट जो है पर एम्प्लॉय ऑन 1000 शेयर्स आप पे करेंगे। मतलब सपोज आज शेयर का प्राइस है 150, 3 साल बाद हो जाएगा 200, तो डिफरेंस कितना है 50 रुपए। 1000 शेयर एक एम्प्लॉय पे, मतलब 1000 इंटू 50, 5000 रुपए पर एम्प्लॉय मिलेंगे आज से 3 साल बाद, अगर वो कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स अचीव करते हैं। अब देखिए यहां आप 2 पे कैश में कर रहे हैं, लेकिन आपने जो क्राइटेरिया डिसाइड किया वो कि कितनी पेमेंट होगी वो किस पे डिपेंड है, आपकी कंपनी के शेयर प्राइस पे डिपेंड है। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस भी जो हैं वो इंड एस 102 का पार्ट है। होपफुली आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल चुका कि यहां पर हम कितनी तरह की ट्रांजैक्शंस पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। Ind AS 102 applies to all share-based payment transaction in which an entity acquires or receives goods or services। ऐसी जितनी भी ट्रांजेक्शन है जिसमें गुड्स या सर्विसेज आएंगी और वहां शेयर बेस्ड पेमेंट या ऑप्शन है शेयर बेस्ड पेमेंट का, तो वहां पर Ind AS 102 लगेगा। गुड्स की जब आप बात करेंगे, इन्वेंट्रीज, कंज्यूमेबल, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, सारे नॉन फाइनेंशियल एसेट सब इसमें आएगा। ये एप्लीकेबल नहीं है शेयर्स आर इशूड एज कंसिडरेशन इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसके लिए हमारे पास सेपरेट इंड एस है। और कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शंस फॉलिंग विद इन इंड एस 32 दैट इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन एंड इंड एस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जब हम इंड एस करेंगे तो इसकी ट्रांजैक्शंस अलग से देखेंगे। अभी आपको सिर्फ देखना है कि 3 तरह की ट्रांजैक्शंस जो है इसके अंदर कवर अप होती हैं, जो आगे दी भी हुई है। एक को हमने बोला इक्विटी सेटल्ड, दूसरे को हमने बोला कैश सेटल्ड, तीसरे को हमने बोला शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विद कैश ऑल्टरनेटिव। मतलब इसमें क्या है कि ऑप्शन है या तो शेयर ले लेना या कैश ले लेना। यहां पर सेटलमेंट शेयर्स में ही होगा। ये क्या है कैश सेटल, कि देंगे तो हम कैश, लेकिन कितना कैश देंगे वो डिपेंड करेगा कि कंपनी के शेयर प्राइसेस क्या होंगे। तो ये 3 ट्रांजैक्शंस हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे पास कुछ बेसिक वर्ड्स जो हैं इस इंड एस के अंदर आएंगे, जिसका एक ओवरव्यू मीनिंग मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। वैसे ये कोई नए टर्म्स नहीं है, ये टर्म्स आप बड़े डे टू डे फ्रिक्वेंटली सुनते भी रहते हैं इस लेवल पे आके। चलिए सबसे पहले आता है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू की अगर हम बात करें तो जो एक मार्केट वैल्यू होती है जिसपे आप नॉर्मली कोई असेट एक्सचेंज कर सकते हैं या कोई लायबिलिटी को सेटल कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं फेयर वैल्यू। द अमाउंट फॉर विच
an asset could be exchanged, a liability is settled, or an equity instrument granted could be exchanged between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction. आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन क्या होती है? ऐसी ट्रांजेक्शन्स जहां पर बायर एंड सेलर इंडिपेंडेंटली डील करते हैं, एक दूसरे को वो इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में नहीं होते, कोई चाचा भाई भतीजावाद वहां नहीं होता. एक इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन्स जब होती हैं तो दैट इज कॉल्ड एज आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन. इसके बाद आता है ग्रांट डेट, द डेट एट विच द एंटिटी एंड अनदर पार्टी एग्री टू अ शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट. मतलब जिस डेट पे वो एग्री करते हैं कि ठीक है शेयर बेस्ड पेमेंट हम के लिए हम तैयार हैं. और जब मैं शेयर बेस्ड पेमेंट की बात करूंगा तो तीनों इसके अंदर आएंगे, इक्विटी सेटल्ड, कैश सेटल्ड, एज वेल एज जो आप शेयर और कैश ऑल्टरनेटिव देंगे, वो तीनों ही इसमें आती है. एंड इफ दैट अरेंजमेंट इज सब्जेक्ट टू एन अप्रूवल प्रोसेस, ग्रांट डेट इज द डेट व्हेन द अप्रूवल इज ऑब्टेन्ड. उस केस में ग्रांट डेट कब ली जाएगी? जब अप्रूवल मिल जाएगा. इसके बाद है इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर एंड द प्राइस द काउंटर पार्टी इज रिक्वायर्ड टू पे फॉर दो शेयर्स. जो फेयर वैल्यू है और काउंटर पार्टी मतलब जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, सपोज अपने एम्प्लॉइज के साथ ही कर रहे हो कि आप उन्हें ईसोप दोगे. देखो ईसोप देना भी इसके अंदर कवर अप होगा. क्यों? ईसोप कब दिया जाता है? जब आपके एम्प्लॉइज आपको सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले में आप शेयर्स दे रहे हैं. तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंड AS 102. तो अगर हम यहाँ पे बात करें इंट्रिंसिक वैल्यू, तो क्या है वो? फेयर वैल्यू जो है आपके शेयर की लेस जो अमाउंट जो है काउंटर पार्टी को पे करना है. फॉर एग्जाम्पल, a share option with an exercise price of 15 on a share with a fair value of ₹20. मतलब फेयर वैल्यू है 20 रुपीज, आपके एम्प्लॉय को पे करने हैं 15. तो यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो क्या मानी जाएगी? 5 रुपए शेयर. समझ में आई बात? इसके बाद आता है मेजरमेंट डेट. नाम से ही पता लगता है कि मेजरमेंट डेट मतलब जिस दिन आप मेजर कर रहे हैं वो डेट. द डेट एट विच द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज मेजर्ड. इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन विद एम्प्लॉइज, मेजर डेट विल बी द ग्रांट डेट. For transaction with parties other than employees, the measurement date is the date the entity obtains goods and services. ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए. अगर आप अपने एम्प्लॉइज के साथ डील कर रहे हैं तो मेजरमेंट डेट क्या होगी? जिस दिन आप जो ग्रांट डेट है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द मेजरमेंट डेट. लेकिन अगर एम्प्लॉइज के अलावा किसी और से डील कर रहे हैं तो जिस दिन आपको गुड्स एंड सर्विसेज ऑब्टेन हुए हैं वो जो है मेजरमेंट डेट ली जाएगी. इसके बाद शेयर ऑप्शन क्या होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर आप सामने वाले पार्टी को एक राइट देते हैं कि वो एक स्पेसिफिक डेट पे एक स्पेसिफिक प्राइस पर आपके शेयर्स को बाय कर सकता है. दैट इज कॉल्ड एज शेयर ऑप्शन. अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द पर्सन गेट्स द राइट टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस. इट्स राइट नॉट द ऑब्लिगेशन. उसका ये राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है. मतलब उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो खरीदे चाहे तो ना खरीदे. सपोज मैंने आपको बोला कि आप ग्रूमिंग एजुकेशन के शेयर्स आज से 3 साल बाद 1500 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीद सकते हैं. तो आपको मैंने ये राइट दिया. अब ये जबरदस्ती नहीं कि आपको खरीदने ही पड़ेंगे, ये आपके ऊपर है, आप खरीदना चाहते हैं या नहीं चाहते. इसके बाद है वेस्टिंग कंडीशंस. वेस्टिंग कंडीशंस क्या होता है कि जनरली होता क्या है, जब आप अपने एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शन देते हैं तो कुछ शर्तें लगा देते हैं कि आपको सपोज 3 साल के अंदर ये टारगेट्स अचीव करने होंगे. कि सपोज 3 साल का जो एवरेज ग्रोथ रेट है कंपनी का वो 20% होना चाहिए. तभी आपको आज से 3 साल बाद कंपनी के 10,000 शेयर्स मिलेंगे एट द रेट ऑफ 500 पर शेयर. तो इस तरह की जो कंडीशंस लगा दी जाती हैं जिसके ऊपर बेसिकली ऑप्शन शेयर ऑप्शन डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिंग कंडीशन. Certain conditions under share option fulfillment of which provides the right to subscribe for the shares of the entity. ठीक है. वेस्टिंग पीरियड जितने समय में उन कंडीशंस को पूरा करना होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? वेस्टिंग पीरियड. पीरियड ड्यूरिंग विच द वेस्टिंग कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड. गॉट इट? देयरआफ्टर वी हैव एक्सरसाइज पीरियड. एक्सरसाइज पीरियड क्या होता है कि जब कोई एम्प्लॉय या जिनको भी शेयर ऑप्शन दिया गया है, जिस भी व्यक्ति को शेयर ऑप्शन दिया गया है, जब वो वेस्टिंग कंडीशंस को फुलफिल कर लेता है और उसके पास ऑप्शन आ जाता है टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो जिस समय के अंदर उसे कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करना होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सरसाइज पीरियड. अगर सपोज वेस्टिंग पीरियड है 3 साल और उसके बाद एक्सरसाइज पीरियड है 3 महीने, मतलब अगर आपने 3 साल में कंडीशंस फुलफिल कर दी तो अगले 3 महीने में आपको ऑप्शन जो शेयर ऑप्शन आपके पास है आपको शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा. एल्स अगर आपने 3 महीने में अप्लाई नहीं किया तो होगा क्या? आपके ऑप्शंस जो है वो लैप्स हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे.
time period in which the person is entitled to subscribe for the shares of the entity on fulfillment of vesting condition. Beyond vesting period share options get lapsed. ठीक है, वो खत्म हो जाते हैं. उसके बाद आता है वेस्ट. वेस्ट हो गए मतलब आप इंटाइटल हैं, आपने जो कंडीशंस थी वो फुलफिल कर दी, तो अब आप वेस्ट कर सकते हैं, मतलब यू बी टू बिकम एन एंटाइटलमेंट, कि आप एंटाइटल हैं इस चीज के लिए, आप इसे एक्सरसाइज कर सकते हैं. समझ में आई बात. इसके बाद 3 तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं. इसके ऊपर क्या है चीजें इन डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे. एक बार जो है आप यहां तक सारा का सारा रीड कर लीजिए फास्ट. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिकॉग्निशन. देखिए हमने 3 तरह की ट्रांजैक्शन देख ली थी कि इसमें कवर अप होती है इंड एस में इक्विटी सेटल्ड, कैश सेटल्ड और ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश ऑल्टरनेटिव दिया जाता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस की. ठीक है, देखिए अगर इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट्स हैं, मतलब आपने कोई ट्रांजैक्शन एंटर करी है जिसका सेटलमेंट आप करेंगे बाय वे ऑफ इशूइंग द इक्विटी शेयर्स. और इसका बेस्ट एग्जांपल है अगर आपने ईसोप दिया है अपने एम्प्लॉइज को, जहां कुछ आपने कंडीशंस लगा दी कि अगर आपने 2 या 3 साल में कंडीशंस फुलफिल करी तो आपको प्री डिटरमाइंड प्राइस पे कंपनी के इतने शेयर्स मिल जाएंगे. तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां आप ट्रांजैक्शन को सेटल कर रहे हैं किसमें, बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो एट द टाइम गुड्स और सर्विसेज आर रिसीव्ड. देखिए अगर आप ईसोप देते हैं तो एक तरह से एम्प्लॉइज की सर्विस ले रहे हैं, क्योंकि वो सर्विस हो सकता है पास्ट में आपने ले ली हो या फ्यूचर में ले. कैसे, सपोज आपने ईसोप दिया और उसमें किसी भी तरीके की कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो ऑब्वियसली कंपनी ने तभी ईसोप दिया होगा जब वो उससे सेटिस्फाइड है, पास्ट में उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी रही है, या कुछ कंडीशंस लगा दी कि 3 साल में 20% का ग्रोथ रेट चाहिए. तो जब आप सर्विसेज ले रहे हैं तभी आप इक्विटी शेयर्स ले रहे हैं. तो ऐसा मत सोचिए कि ईसोप के अंदर सर्विसेज नहीं है. So at the time goods or services are received, entity shall recognize the same with corresponding increase in equity. Corresponding increase in equity क्या है, देखिए सपोज आपने अपने एम्प्लॉइज को बोला 3 साल बाद हम इतने शेयर्स आपको इस प्राइस पर अलॉट करेंगे, और आपको लगता है कि जो भी कंडीशंस हैं वो एम्प्लॉइज फुलफिल कर लेंगे और उनको वो शेयर्स देने पड़ेंगे. ये कंप्लीटली मैनेजमेंट एस्टिमेट करती है. तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एक्सपेंस आएगा, सपोज हमें 10,000 शेयर्स अलॉट करने हैं और शेयर प्राइस जो है वो से 30 रुपीज है, तो 10,000 इंटू 30 कितना हो जाता है, 3 लाख रुपए हो जाता है. तो यहां पर आप क्या करेंगे, वो 3 लाख रुपए के शेयर जो आपको आज से 3 साल बाद देने हैं, आप उसको ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 हर साल जो है उसे रिकॉग्नाइज करते हैं 1/3, 1/3, 1/3 इस तरीके से. एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लेके अभी मैं आपको इसे समझाऊंगा और अच्छे से. अब सबसे पहले किस तरीके से सारी चीजें होती हैं, क्या वैल्यू लेनी होती है, क्या मेजरमेंट डेट होती है. तो देखिए सिंपल सी चीज है, आप समझिए अगर इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन है तो आपको वैल्यू क्या लेनी है, द फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड. जो भी आप गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू है दैट विल बी कंसिडर्ड. लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉइज को ईसोप का ऑप्शन दे रहे हैं तो वहां पर फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता. तो उस केस के अंदर जितनी शेयर्स आप इशू कर रहे हैं उसकी आप फेयर वैल्यू लेंगे. और वो भी कैसे, अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो मार्केट प्राइस से पता लग जाएगा, लेकिन अगर आपकी लिस्टेड कंपनी नहीं है तो उस केस में वैल्यूएशन टेक्निक से हम शेयर प्राइस निकालते हैं और वो जो शेयर प्राइस आता है वो कंसिडर किया जाता है. तो वैल्यू में लेनी है फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज. हाउएवर इफ द ट्रांजैक्शन इज विद एम्प्लॉइज लाइक ईसोप, द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड नीड्स टू बी कंसिडर्ड. जो आपने इक्विटी शेयर्स ग्रांट किए उसकी आपको फेयर वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर आपको फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस निकाल पाना पॉसिबल नहीं है. इट इज बिकॉज इन केस ऑफ एम्प्लॉइज इट इज डिफिकल्ट टू एसरटेन द वैल्यू ऑफ सर्विसेज रिसीव्ड. गॉट इट. मेजरमेंट डेट क्या लेनी है, टू बी मेजर्ड ऑन द डेट व्हेन सच गुड्स और सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड. जब ये देखिए मेजरमेंट डेट आपने डेफिनेशन वाली लास्ट वीडियो में मेरे साथ डिस्कस किया था कि मेजरमेंट डेट क्या लेनी होती है, जिस दिन हमें गुड्स या सर्विसेज रिसीव होते हैं. लेकिन एम्प्लॉइज के केस में व्हेन सच इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर ग्रांटेड. देखिए बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है. हम बचपन में पढ़ते थे जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह हम डिस्कस करते थे, विच एवर इज क्लियरली एविडेंट, एक वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा. तो देखिए हमारा यहाँ पे मेन क्राइटेरिया यही है कि हमें क्या करना है कि हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन हमने की उसको हम सेटल करेंगे बाय वे ऑफ इशूइंग द इक्विटी शेयर्स.
तो हम क्या करेंगे, वैल्यू क्या लेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस ही लेंगे, और डेट भी क्या लेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ डेट ऑन विच द गुड्स और सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड। लेकिन जब ये निकल ही नहीं सकते, फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस नहीं निकाल पा रहे, जैसे आप एम्प्लॉइज के ट्रांजैक्शन में, तो वहां पे ऑप्शन नहीं है, आप क्या लेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आपने ग्रांट किए हैं उसके। और अगर आपको मेजरमेंट डेट फॉर एग्जांपल गुड्स एंड सर्विसेज की नहीं पता लग पा रही है, आप एम्प्लॉइज से डील कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर जिस दिन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आपने ग्रांट किए हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की डिटर्मिनेशन कैसे, तो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपको किस बेसिस पे लेना है, वैल्यूएशन टेक्निक्स, जो मैंने अभी आपको बताया। अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। अभी आपको लग सकता है कि सर क्या बोले जा रहे हैं। हाउ टू रिकॉग्नाइज इशू, मेन चीज जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर टू बी ग्रांटेड इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग पीरियड, कोई वेस्टिंग पीरियड नहीं है, मतलब कंपनी ने अनाउंस किया, सीधे बोला अगले 3 महीने में एक्सरसाइज कर लो, कोई वेस्टिंग पीरियड नहीं है, पास्ट में आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी रही, तो एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑन द ग्रांट डेट। जो भी फेयर वैल्यू है किसकी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की, उसको ग्रांट डेट पे रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। इफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर टू बी ग्रांटेड आफ्टर वेस्टिंग पीरियड, मतलब 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट अवेलेबल एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपेक्टेड टू वेस्ट। इसके ऊपर हम पूरी की पूरी एक इलस्ट्रेशन जो है वो डिस्कस करते हैं, जिससे हमारे ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। आईसीआई का इलस्ट्रेशन है, एबीसी लिमिटेड ग्रांटेड टू इट्स एम्प्लॉइज शेयर ऑप्शन विद द फेयर वैल्यू ऑफ ₹5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020 इफ दे रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन अप टू 31 मार्च। 5 लाख रुपए फेयर वैल्यू के शेयर्स दिए जाएंगे अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं इस डेट तक, 2013 समझ लो, 23 समझ लो, 3 समझ लो, तो 3 साल का टाइम है। ऑन 31 मार्च 2001 एबीसी लिमिटेड एक्सपेक्ट्स ओनली 91% ऑफ द एम्प्लॉय टू रिमेन इन द एम्प्लॉयमेंट। ओके, 31 मार्च 2001 को लगता है सिर्फ 91% एम्प्लॉइज रहेंगे, 31 मार्च 2002 को लगता है 89% एम्प्लॉइज रहेंगे, और 82% एम्प्लॉइज रहेंगे मार्च 2003 तक, एंड ऑल ऑफ देम एक्सरसाइज देयर ऑप्शन, पास द जर्नल एंट्री। तो देखिए ये क्या लिखा है यहाँ पर, बेस्ट अवेलेबल एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एक्सपेक्टेड टू वेस्ट। ठीक है, आप बड़े आराम से रिलैक्स होके देखिए, 5 लाख फेयर वैल्यू की दे रहे हैं। ईयर एंड, फर्स्ट ईयर एंड में उसने बोला है कि 90% एम्प्लॉइज आपके रहेंगे, तो 5 लाख का 91%, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे के सारे जो हैं ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, तो 91% ही करेंगे, क्योंकि बाकी छोड़ के चले जाएंगे। तो 5 लाख का अगर आप 91% निकालते हैं, आप सब कुछ भूल जाइए, आप सीधे 5 लाख का जो है वो 91% निकालिए, एंड इट कम्स आउट टू बी 4,55,000। पहला एस्टिमेट आपका ये है, और 3 साल के अंदर आपको इस एक्सपेंस को बुक करना है। आपने 5 लाख फेयर वैल्यू के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ग्रांट किए, लेकिन 91% क्यों किया हमने, क्योंकि इतने ही एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड है रहेंगे। और इसके बाद सेकंड चीज क्या है, ये एक्सपेंस आपको वेस्टिंग पीरियड पे पूरे के पूरे प्रोपोर्शनेट करना है। तो 3 साल का आपके पास समय है, तो 4,55,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो ये आपका आ जाता है 151,667, जो अमाउंट यहाँ पे निकाल के दिखाया हुआ। ठीक है, 151,667, 5 लाख, उसका 91% और 1 थे। समझ में आ गया, ये कैलकुलेशन आप नोट कर लीजिए। अब सेकेंड ईयर में आप आते हैं, सेकेंड ईयर में कितना है, 89% एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड है, यस और नो। तो 5 लाख का 89%, दिस कम्स आउट टू बी 4,45,000, यस और नो। अब देखिए सेकेंड ईयर में आप हैं, तो इतना आप 89% मतलब 4,45,000 एक्सपेक्ट करें, और सेकेंड ईयर तक जो है 2/3 एक्सपेंस आपका बुक हो जाना चाहिए टोटल। भाई फर्स्ट ईयर का 1/3, सेकेंड ईयर का 1/3 और थर्ड ईयर का 1/3, ऐसे ही है ना। तो अगर सेकेंड ईयर तक हम देखें तो 1/3 प्लस 1/3 वी शुड रिकॉग्नाइज द 2/3 एक्सपेंस बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो 4,45,000 का 2/3 अगर मैं करता हूं तो दिस कम्स आउट टू बी 29,667, ये सुनो, ये अमाउंट आता है 2,96,667, ये सुनो। लेकिन हम इसमें से ऑलरेडी इतना जो है वो रिकॉग्नाइज कर चुके हैं,
151667 जो है हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो 29,667 माइनस 151667, तो दिस कम्स आउट टू बी 1,45,000 जो हमें सेकेंड ईयर में रिकॉग्नाइज करना चाहिए। आप देखिए, अब देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, अब आपको समझ में आएगा। 5 लाख का 91% किया, जो भी आया उसका 1/3 इन्होंने बुक कर लिया। अगले साल क्या है, 5 लाख का 89%, 5 लाख का 89% और उसका 2/3, 5 लाख का 89% उसका 2/3 आया 296,667। दिस इज बी इंटू सी इंटू ए, और उसमें से आप ऑलरेडी इतना बुक कर चुके हैं, ठीक है, डी माइनस प्रीवियस पीरियड डी, तो इसमें से इतना बुक कर चुके हैं, तो 1,45,000। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन है। अब ईयर थर्ड में आप 82% एम्प्लॉय एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 5 लाख का 82%, और ये फिर पूरा ही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर हम तीनों सालों का टोटल करें 1/3 1/3 1/3 तो ये 1 ही हो जाता है, तो इसको आप 1 भी लिख सकते हैं सीधे, ठीक है। 4,10,000, जिसमें से आप ये अमाउंट और ये अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो बचा कितना, 1,13,333 रुपए, 1,13,333। तो इतना एक्सपेंस जो है आप हर साल दिखाएंगे, और टोटल आपका 4,10,000 का एक्सपेंस दिखाया जाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हमें कितना एक्सपेंस दिखाना है। देखिए उन्होंने क्या लिखा, अब पढ़िए, बेस्ट अवेलेबल एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपेक्टेड टू वेस्ट। तो एक्सपेक्टेड टू वेस्ट जितने थे उस हिसाब से हमने अपनी सारी कंप्यूटेशन दिखाई, एंड अकॉर्डिंगली जो है हमने एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज किया। गॉट इट। अब फर्स्ट ईयर हम 151667 रिकॉग्नाइज करेंगे, तो क्या एंट्री डालेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एक्सपेंस हो गया, और हमें इतने इक्विटी देने हैं, तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, इसकी एंट्री क्या होगी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, दैट इज इक्विटी 151667। फिर सेकेंड ईयर में अगेन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व इतना। फिर थर्ड ईयर में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व 1,13,333। समझ में आएगा, 1,13,333। तो ये आपने जो अमाउंट निकाले थे उस बेसिस पे एंट्री कर दी। अब आप अपने एम्प्लॉइज को, उन्होंने क्या बोला था कि दैट ऑल ऑफ देम एक्सरसाइज देयर ऑप्शन, तो सारे ऑप्शन एक्सरसाइज हो गए, तो आपके पास पैसा भी आ चुका है, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व के अंदर पैसा पड़ा हुआ है पूरा 4,10,000 रुपए, वहां से आप जो है शेयर कैपिटल अलॉट कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल है, सरल है, बस आपको कुछ बेसिक बातें इसमें पता होनी चाहिए। क्या कि वैसे तो हमें फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज लेना है, एम्प्लॉइज के केस में हमें लेना है फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड, लिस्टेड कंपनी है, मार्केट प्राइस नहीं है, तो वैल्यूएशन टेक्निक के बेसिस पर जनरली हमें क्वेश्चन में बता देंगे, हमें इन चीजों में नहीं जाना पड़ता। मेजरमेंट डेट क्या लेनी होती है, जब वो गुड्स और सर्विसेज मिले, लेकिन एम्प्लॉइज के केस में जिस दिन हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांट किया, और 90% चांसेस है वो आपके पास क्वेश्चन ही एम्प्लॉइज बेसिस पे पूछेगा, फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो जनरली, क्योंकि जनरली यही क्वेश्चन थोड़े टेक्निकल बनते हैं। और अब देखिए यहां पर अगर कोई ग्रांट वेस्टिंग पीरियड नहीं होता तो वो सीधे ही बता देता, सपोज इसी क्वेश्चन में वो कहता 5 लाख रुपए के ऑप्शन हमने ग्रांट कर दी, तो हम क्या करते हैं, पहली एंट्री डालते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, और उसके बाद शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वहां पर हमें कुछ इतनी कंप्यूटेशन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसको एक बार जो है आप फटाफट करिए, इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन को। अब देखिए यहां पर भी अगर देखें हमने क्या लिखा था, एट द टाइम गुड्स और सर्विस आर रिसीव एंटिटी शेल रिकॉग्नाइज द सेम विद कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन इक्विटी। तो अब देखिए आप हर साल क्या कर रहे हैं, इक्विटी को ही इंक्रीज कर रहे हैं। आपने एक्सपेंस बुक किया एज वेल एज कॉरस्पॉन्डिंगली आपने क्या रिकॉग्नाइज की है, इक्विटी रिकॉग्नाइज की है, और यही चीज आपको यहां पर बताई गई थी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट की। फटाफट इसको अच्छे से एकदम देख लीजिए फास्ट। कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, देखिए इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो हम गुड्स एंड सर्विसेज ऑब्टेन करते हैं उसकी पेमेंट हम कैश में करेंगे, लेकिन वो कैश का अमाउंट कितना होगा वो डिपेंड करेगा हमारे इक्विटी शेयर प्राइसेस में कितना चेंज आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने शेयर एप्रिसिएशन राइट्स दिए अपने एम्प्लॉइज को, उसमें आपने एम्प्लॉइज को बोला टू बिकम एंटाइटल फॉर द फ्यूचर कैश पेमेंट, उनको कुछ फ्यूचर में कैश पेमेंट मिलेगी जो कि बेस्ड होगी ऑन द इंक्रीज इन एंटिटी शेयर प्राइस फ्रॉम अ स्पेसिफाइड लेवल ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब सपोज आज 100 रुपए है, आज से 3 साल बाद 150 रुपए हो जाता है, तो 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से पर एम्प्लॉय को ऑन 1000 शेयर्स जो है पेमेंट की जाएगी। तो ये क्या कैश में सेटल हो रही है,
लेकिन जो अमाउंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपकी इक्विटी शेयर के प्राइस क्या होंगे। तो देखिए इसमें आपको अपनी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी होती है। एंटिटी शैल मेजर द गुड्स और सर्विसेज एक्वायर्ड एट द फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, जितनी लायबिलिटी है आपकी, रीमेजर द फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड एंड एट द एंड ऑफ सेटलमेंट। क्यों? सपोज देखिए यही एक बेस्ट एग्जांपल है इसका। सपोज आज हो सकता है शेयर का प्राइस 100 है, आज 3 साल बाद आप देंगे, 1 साल बाद वो 125 हो जाता है, 25 की लायबिलिटी दिख रही है, फिर आपको 1 साल बाद दिखता है वो 140 हो गया, तो 40 की लायबिलिटी दिख रही है, 3 साल बाद हो सकता है कुछ और एक्सपेक्टेशन। तो ऑन द बेसिस की रिपोर्टिंग डेट पर क्या वैल्यू चल रही है आप अपनी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। आईसीआई इलस्ट्रेशन है, XYZ लिमिटेड इशू 10,000 शेयर एप्लीकेशन राइट्स दैट वेस्ट इमीडिएटली टू इट्स एम्प्लॉइज ऑन 1 अप्रैल 2020। द SARs विल बी सेटल्ड इन कैश, इनको हम कैश में सेटल करेंगे using an option pricing model. At that date, it is estimated that fair value of this will be 95. Where जो fair value है अभी इस लिखा हुआ है 95 है। SAR can be exercised any time up to 31st March 2003, कभी भी उसे exercise किया जा सकता है। At the end of the 31st March this, it is expected that 95% of total employees will exercise the option. 92% of total employees will exercise the option at the end of the next year. And finally 89% will be vested only at the end of the third year. फेयर वैल्यूज जो है वो आपको गिवन है। तो देखिए पहले साल के एंड में 95% एम्प्लॉइज से एक्सपेक्टेड है, अगले साल के एंड में 92%, अगले लास्ट में 89% एम्प्लॉइज से एक्सपेक्टेड है, और फेयर वैल्यूज आपको सारी गिवन है। और आज फेयर वैल्यू क्या है 95। तो देखिए आज 95 है, फेयर वैल्यूज क्या होंगी। अब बिगनिंग में तो हम मान के चलेंगे 100% वेस्ट करेंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में 95%, फिर 92, 89%। यस और नो? श्योर। अब जो आपने शेयर्स लिए थे वो कितने थे? 10,000 शेयर एप्लीकेशन राइट्स थे। तो 10,000 इंटू 95 10, 10,000 इंटू 112, लेकिन उसका 95%। क्यों? क्योंकि 95% एम्प्लॉय से ही एक्सपेक्टेड है कि वो ऑप्शन वेस्ट करेंगे। देखिए 10,000 है, ठीक है, 95% आर एक्सपेक्टेड एंड प्राइस क्या है 112, तो ये आ गया 10,64,000। वो ही उन्होंने फॉर्मूला बनाया A इंटू B इंटू 10,000। फिर ऐसे ही यहाँ पर 109 और 92% एंड 10,000 दिस इज, फिर 114 89% और 10,000 दिस इज 10,14,600। अब आपको एक्सपेंस जो है वो कितना रिकॉग्नाइज करना है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज सीखने वाली है, यहाँ पे कुछ आपको प्रोपोर्शनेट नहीं करना ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स की, आप उसे प्रोपोर्शनेट करें। क्या लिखा हुआ था? एंटिटी शेल मेजर द गुड्स और सर्विसेज एक्वायर्ड एट द फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी पे आप उसे रिकॉग्नाइज कर लें। तो पहले स्टार्टिंग में ही आप 9.5 लाख रुपए पे उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी। देखिए सबसे 2 फंडामेंटल डिफरेंस यहाँ समझने की जरूरत है। ये लायबिलिटी है तो आपने फुल अमाउंट जो है एक बार में रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन अगर इससे पहले आप आए तो यहाँ पर जो है आप उसे एज ए इक्विटी रिकॉग्नाइज कर रहे थे, तो ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स में आपने उसे रिकॉग्नाइज किया था। और यहाँ पर वर्ड क्या यूज होता है? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। यहाँ वर्ड क्या यूज हो रहा है? शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी। और लायबिलिटी इनिशियली इन द बिगनिंग ही आपको रिकॉग्नाइज करनी है। फंडामेंटल डिफरेंस है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि जब इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शन है तो आपने उसे प्रोपोर्शनेट किया, लेकिन जब कैश सेटल ट्रांजैक्शन है आप उसे लायबिलिटी मानते हैं और इन द बिगिनिंग ही आप सारा का सारा जो अमाउंट है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। समझ में आया? अब अगले साल हो गया 10,64,000। अब इफ यू विल सी तो दैट इट हैज इंक्रीज्ड बाय 114,000। तो वट एवर द डिफरेंस इज देयर उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी 114,114। अब in the very next year it comes down to 10,02,800. So this reduces our liability by 61,200. So now हम liability reverse करेंगे। Share based payment liability account debit to employees benefit expense 61,200. आप देखिए entry has been reversed because with the expectation that only 92% employees will vest the option, हमारी liability जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फिर इसके बाद इन द वेरी नेक्स्ट ईयर इट कम्स आउट टू बी 10,14,600. सो हमारी लायबिलिटी अगेन 11,800 बढ़ गई। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी। गॉट इट? सो फाइनली दिस इज द अमाउंट दैट वी हैव टू पे। सो शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी टू कैश।
सो व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस? यहां पर आपको प्रपोर्शनेट नहीं करना है, यहां पर आपको जो लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी है वो एक बार में सारी की सारी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी है और फिर उसको आपको रीमेजर करना है एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड एंड एट द एंड एवरी डेट ऑफ सेटलमेंट। समझ में आई बात? श्योर। तो एक बहुत ही अच्छा और एक इंपॉर्टेंट पार्ट जिसपे आपसे एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये चीज आप इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट्स विद कैश ऑल्टरनेटिव्स की। जैसा कि हमने देखा था, इसमें जो काउंटर पार्टी है उसके पास ये ऑप्शन होता है कि या तो वो ट्रांजैक्शन को ऑन सेटलमेंट डेट कैश में सेटल करे या उसको वो सेटल करे बाय वे ऑफ इशूइंग द इक्विटी शेयर्स। So in this counterparty has the option either to settle the transaction by accepting cash or equity instrument. Whether the entity has granted the option to choose either equity instrument or settle it by way of cash, it is known as compounded financial instrument. ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप उसे या तो इक्विटी से सेटल करें या कैश है, उसको हम क्या नाम देंगे? प्लीज अंडरलाइन कंपाउंडेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और ऐसी ट्रांजैक्शंस में 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक डेट का और एक इक्विटी का। देखिए जो कैश सेटल वाला अमाउंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डेट रिप्रेजेंट करता है। अभी हम पीछे भी देख के आए हैं कि हमने देखा था कि जहां कैश सेटल ट्रांजैक्शन उसको हमने लायबिलिटी रिकॉग्नाइज किया था और जो इक्विटी सेटल्ड है उसको हमने इक्विटी रिकॉग्नाइज किया था। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस आपने दिए हैं, इसलिए यहाँ पर डेट एज वेल एज कैश इक्विटी दोनों कंपोनेंट्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। और डेट कंपोनेंट क्या होगा? डेट कंपोनेंट वो होगा जो कि सेटल किया जाएगा बाय वे ऑफ कैश। जितना आपने सेटल किया है कैश है उसको हम क्या बोल देंगे? डेट कंपोनेंट, और बाकी आपका इक्विटी कंपोनेंट होगा। देखिए कैसे हमें निकालनी है डेट इंस्ट्रूमेंट में वैल्यू और इक्विटी की कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसी से सारे के सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए। और कोई भी आप क्वेश्चन करेंगे तो इसमें जो आपको चीजें बताई गई हैं वही आपको ध्यान रखनी है। सपोज आपने जो ट्रांजैक्शन एंटर करी है वहां पर फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर की जा सकती है। देखिए 2 ही चीजें हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि जो भी आप ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं उसमें मेजरमेंट क्या होगा, वैल्यू कैसे निकलेगी। तो आपको सबसे पहले प्राइमरी देखना होता है फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट अगर आप एम्प्लॉइज के साथ डील कर रहे हैं वहां पर सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है, जैसे ईसोप के ऑप्शंस आप दे रहे हैं या शेयर एप्रिसिएशन राइट्स दे रहे हैं, तो वहां हमने देखा था इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू कंप्यूट द फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज और वहां पर हम फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को कंसिडर करते हैं। तो आपने देखना है कि फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर हो सकती है या फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मेजर्ड अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अगेंस्ट उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, लाइक जैसे हम ईसोप में करते हैं। तो अब अगर फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर हो सकती है तो डेट एलिमेंट क्या होगा? जितना अमाउंट सेटल हो रहा है कैश में उसको हम क्या बोल देंगे कि वो डेट एलिमेंट। अब इससे क्या फर्क पड़ता है अभी मैं आपको एक प्रॉपर इलस्ट्रेशन से सिखाऊंगा। अभी आप इतना समझिए, द अमाउंट दैट वी आर गोइंग टू सेटल बाय वे ऑफ कैश दैट विल बी कंसिडर्ड एज द डेट एलिमेंट। और इक्विटी एलिमेंट कितना होगा? जो भी आपकी फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें से जब आप माइनस कर देंगे जितना अमाउंट हमने कैश में सेटल किया है दैट इज द डेट एलिमेंट, तो जो डिफरेंस बचेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द इक्विटी एलिमेंट। सो डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड द अमाउंट सपोज टू बी सेटल्ड इन कैश दैट इज डेट कंपोनेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विटी एलिमेंट। तो बहुत सिंपल सरल भाषा में आपको क्या ध्यान रखना है, फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर हो सकती है, डेट एलिमेंट क्या होगा? वेरी गुड, जितना कैश में आप सेटल कर सकते हैं। इक्विटी एलिमेंट क्या होगा? जो फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ली उसमें से डेट एलिमेंट मतलब जितना अमाउंट हमने कैश में सेटल किया वो जो डिफरेंस बचेगा वो क्या कहलाएगा? इक्विटी एलिमेंट। एकदम एब्सोल्युटली राइट। इसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपने मेजर करी है वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट। मतलब फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम पे एग्जैक्ट नहीं पता, हम जो फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कंसिडर कर रहे हैं। तो डेट एलिमेंट क्या होगा? जितना अमाउंट आप सेटल करेंगे दैट मे बी सेटल्ड इन कैश। देखिए यहां पर दोनों जगह हमने लिखा हुआ है मे बी। देखिए फाइनली तो कुछ नहीं पता कि कितना अमाउंट कैश में सेटल होगा क्योंकि आपने ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए वर्ड यहाँ पर मे बी यूज किया जा रहा है कि दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन कैश। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो डेट एलिमेंट दैट अमाउंट दैट मे बी या दैट इज समथिंग एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन कैश। और इक्विटी एलिमेंट क्या होगा इसमें? देखिए अब यहां आपने फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे लिया? जो वैल्यू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की थी, यस और नो।
तो फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में से आप माइनस कर देंगे जो डेट एलिमेंट है, दैट इज अमाउंट दैट मे बी सेटल्ड इन कैश, दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ डेट कंपोनेंट, जिसको मैंने नाम दे दिया, या सीधा सीधा आप डेट कंपोनेंट भी लिख लीजिए, वो भी एक ही बात है। तो आपने सरल सीधी अक्षरों में दो बातें ध्यान रखनी है। क्या डेट एलिमेंट क्या है? वो अमाउंट जो कैश में सेटल होगा, क्लियर। उसके बाद इक्विटी एलिमेंट क्या होगा? अगर फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गिवन है तो उसमें से डेट एलिमेंट माइनस कर दो, नहीं गिवन तो फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जितनी गिवन है उसमें से आप डेट एलिमेंट माइनस कर दो, उतना अमाउंट हम इक्विटी एलिमेंट कहेंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे आप 2 मिनट दीजिए, मैं आपको इसको सारी की सारी चीजें एक इलस्ट्रेशन से प्रॉपर समझाता हूं। डेट एलिमेंट इज कंप्यूटेड ऑन ईच रिपोर्टिंग डेट। डेट एलिमेंट जो है वो आपको हर रिपोर्टिंग डेट पे कंप्यूट करना है, जबकि इक्विटी एलिमेंट जो है वो आपको ग्रांट डेट पे कंप्यूट करना है। ये बात आपको ध्यान रखने भी, इलस्ट्रेशन से देखते हैं, आइए जरा इसे। Tata Industries issued share-based option to one of its key management personnel, which can be exercised either in cash or equity. It has the following features. मतलब की मैनेजमेंट पर्सनल को ऑप्शन दिया और या तो कैश में कर लो या इक्विटी में, आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। ऑप्शन 1, नंबर ऑफ कैश सेटल शेयर। अगर आप कैश में रहना चाहते हो तो आपको कितने शेयर्स मिलेंगे? 74,000। सर्विस कंडीशन है 3 साल की। नंबर ऑफ इक्विटी सेटल्ड, अगर आप इक्विटी में रहना चाहते हो तो 90,000 शेयर्स ले सकते हैं, 3 साल की सर्विस देनी पड़ेगी। रिस्ट्रिक्शन टू सेल है 2 ईयर्स, मतलब 2 साल तक आप उसको नहीं बेच सकते। आईसीआई का क्वेश्चन है, बड़े आराम से देखिए। इक्विटी प्राइस विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल फॉर 2 ईयर्स 115। अगर आप इस ऑप्शन के लिए जाते हैं रिस्ट्रिक्शन वाले, तो इक्विटी प्राइस जो है वो कितना है? 115 रुपए। ग्रांट डेट पे जो फेयर वैल्यू है वो 135 रुपए है। फेयर वैल्यू ईयर एंड में तीनों में आपको दे रखी है 138, 140, 147, ये आपको दे रखी है। सब कुछ भूल जाइए। क्या यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गिवन है? द आंसर इज नो। यहाँ पर आप फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर करेंगे अगेंस्ट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, कोई आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं है। तो इसमें आप खुद बताइए कि डेट एलिमेंट कितना होगा? जितना अमाउंट सेटल्ड दैट मे बी सेटल्ड इन कैश, और सेटल्ड इन कैश कितना है? नंबर ऑफ कैश सेटल्ड शेयर्स है 74,000 और ग्रांट डेट पर उसकी वैल्यू कितनी है? 135। और हमने देखा था मेजरमेंट डेट कब लेनी होती है? ग्रांट डेट। याद करो, हमने इस चीज को डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो 74,000 मल्टीप्लाई बाय 135, ये जो आपके पास अमाउंट आएगा, दिस अमाउंट इज बेसिकली व्हाट? डेट कंपोनेंट। प्लीज फोकस मत लूज करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये वीडियो का पार्ट आपने मिस कर दिया तो आपको इंडियस में बहुत दिक्कत आएगी। और मैं बता दूं, इस इंडियस से 101% आपको एग्जाम में 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन दिखना चाहिए, और ये वाले कंपोनेंट पे तो दिखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और जनरली इस पे फाइनल लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आ गया क्या? डेट कंपोनेंट का वैल्यू आ गया, यस और नो। और अब यहां पर अगर हम देखें तो जो फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो अगेंस्ट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आप निकाल रहे हैं। तो अगर 90,000 इक्विटी में आप जाते हैं तो 90,000, और उस समय वैल्यू कितनी होगी? 115। 90,000 इंटू 115 रुपए, यस और नो। ये इक्विटी कंपोनेंट नहीं है। बस यही गलती हर बच्चा एग्जाम में करके आता है। वो समझता है कि डेट तो वो हो गया जो कैश सेटल्ड होगी, जो कैश सेटल्ड होगी उसको क्या मान लिया जाता है कि ये बेसिकली जो है वो डेट है, और इक्विटी कंपोनेंट मान लिया जाता। बच्चे सोचते हैं ऐसा, आपको लगता है ऐसा एग्जाम के अंदर कि इक्विटी वाला अमाउंट क्या होगा? जो इक्विटी की वैल्यू की। नहीं, ऐसा नहीं है। ये 90,000 इंटू 115 जो आपने निकाला है, ये है फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस। जो भी आएगी ये फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस आएगी। तो 90,000 इंटू 115 अगर हम करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 1035, आगे 40। तो ये आपके पास जो आया फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस है। इसमें से जितना अमाउंट सेटल्ड होगा बाय वे ऑफ कैश, दैट इज 74,000 इंटू 135, दिस कम्स आउट टू बी 999, और उसके आगे 40 है आपके पास, दैट इज 99,90,000। तो जब दोनों का आप डिफरेंस लेंगे, ए और बी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो जब आप लेंगे तो वो जो है इक्विटी कंपोनेंट माना जाएगा। क्या करना है इसका, क्यों करना है, वो बात की बात है। आप पहले निकालना सीखो कि डेट कंपोनेंट क्या है, जितना कैश में सेटल होगा। इक्विटी कंपोनेंट क्या है, जो फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस है, उसमें से डेट कंपोनेंट माइनस करना। और फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस कैसे निकलेगी? यहाँ पर, यहाँ फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस निकलेगी अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। देखो वीडियो में आपको हल्का सा भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा देख लो यहाँ तक,
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पे 101% क्वेश्चन आएगा। कोशिश पूरी करिए एकदम सिंप्लीफाई करके बताया जाए, लेकिन आपको हल्की सी भी दिक्कत है 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, लेकिन ये पार्ट बहुत रेलिवेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है तो वो फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस है, उसमें से आप सेटल्ड इन कैश माइनस करोगे डेट वाला पार्ट तो इक्विटी वाला पार्ट आएगा। देखिए फेयर वैल्यू ऑफ शेयर विद रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कितनी है, 115 है, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 90,000। तो फेयर वैल्यू ऑफ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सर्विस आ गया 1 करोड़ 3,50,000। फिर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एट डेट ऑफ ग्रांट इतना है, नंबर ऑफ कैश सेटल्ड शेयर्स इतना आ गया, तो ये फेयर वैल्यू ये आ गया डेट कंपोनेंट की वैल्यू 99,90,000 और इक्विटी कंपोनेंट की जो वैल्यू है ए माइनस बी कितना आ गया, 3,60,000। याद रखिए इक्विटी कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो सिर्फ एक बार निकालनी होती है ग्रांट डेट को, जबकि डेट जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू आप हर रिपोर्टिंग डेट में निकालेंगे। तो अभी इक्विटी का निकालना था, वो उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आ गया। 3,60,000 किस तरीके से आया है, समझ में आ गई बात? श्योर। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसकी सारी की सारी अकाउंटिंग की जाएगी। देखिए मैंने आपको बताया था कि इक्विटी एलिमेंट सिर्फ एक बार कंप्यूट करना है, दैट इज ऑन ग्रांट डेट, और वो कितना आ गया, 3,60,000। तो आप क्या करेंगे, उस 3,60,000 को 3 साल का समय है, हर साल 1,20,000 पे रिकॉग्नाइज करेंगे। आप देखिए अभी कुछ एंट्री में डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2002 टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व इक्विटी 1,20, टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व इक्विटी 1,20, टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व इक्विटी 1,20,000। इक्विटी को वन टाइम कंप्यूट करना और कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। डेट, अब डेट वाला पार्ट आपको स्पेसिफिक बताया कि हर रिपोर्टिंग डेट पे आपको इसे कंप्यूट करके, जैसे आपने इसोप में सीखा था राइट ऑफ करना, उसी तरीके से आपको इसे पूरा रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ईयर एंड में वैल्यू कितनी है आप देखिए, 138 है, फिर 140 है, फिर 147 है। तो 138 के हिसाब से अगर करें 74,000 कैश सेटल्ड है, यस और नो, 74,000 है। और आप खुद भी समझिए, देखिए कैश सेटल मतलब आपने 74,000 शेयर्स दे दिए और जो भी उस दिन वैल्यू होगी उतना कैश हम आपको दे देंगे। तो ऑब्वियसली जो है इसको हमें हर रिपोर्टिंग डेट के हिसाब से जो प्राइस है उस प्राइस पर लेना चाहिए। आप खुद सोचो लॉजिकली कि मैंने आपको 74,000 शेयर्स का ऑप्शन दिया कि आज से 3 साल बाद जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा मेरे शेयर का उतना पैसा आप ले लेना, ये मैंने आपको ऑप्शन दिया। तो मैं अपनी अकाउंटिंग कैसे करूं, हर रिपोर्टिंग डेट पे जो प्राइस है उसे कंसिडर करूं या ना करूं? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? श्योर। तो इसके भी पीछे जो लॉजिक है वो ये है। लॉजिक्स कई बार थोड़े से लेट बताने पड़ते हैं जब क्वेश्चन आ जाए, ताकि वो बेटर वे में आपके साथ डिस्कस किए जा सके। तो अब देखिए 74,000 मल्टीप्लाई बाय 138, ठीक है, और आपको इसे 3 सालों में राइट ऑफ करना है। तो 74,000 मल्टीप्लाई बाय 138 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका आ गया 34,04,000, जिसको एज ए लायबिलिटी आपने रिकॉग्नाइज किया। देखिए जो आपको बात स्टार्टिंग में बताई गई थी क्या, कि आपको डेट एलिमेंट भी लेना है, इक्विटी एलिमेंट भी लेना है। अभी तक क्या होता था, जो इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शन होती थी वहां सिर्फ आप इक्विटी पार्ट दिखाते थे और कैश सेटल में सिर्फ आप लायबिलिटी दिखाते थे, लेकिन इसमें आपको इक्विटी वाला पार्ट भी लेना है एज वेल एज लायबिलिटी वाला पार्ट भी लेना है। ये इक्विटी वाला कंपोनेंट आपने मेंशन किया, यहाँ पे लायबिलिटी वाला और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। उम्मीद करूंगा कुछ भी आपको नया नहीं लगा होगा एक्सेप्ट वन थिंग कि इक्विटी की वैल्यू कैसे निकालनी है। और सेकंड चीज क्या ध्यान रखने की, इक्विटी वन टाइम कंप्यूट होगी और वो प्रोपोर्शनेट होगी, जबकि डेट हर बार रिकम्प्यूट होगा और कितना एक्सपेंस हमें रिकॉग्नाइज करना है, कितनी लायबिलिटी हमें रिकॉग्नाइज करनी है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड होगा। समझ में आ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड क्यों बोली थी, इस पे लिख लो आप, 101% आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद अगले बार अगर हम बात करें तो वैल्यू आ गई कितनी, 140। तो 74,000 इंटू 140, याद करिए सोप में आपको ये बात बताई थी पिछली वीडियोस में, 74,000 इंटू 140, उसका 2/3 हमें रिकॉग्नाइज करना है, जिसमें से ऑलरेडी हम 34,04,000 रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। ये 2/3 कैसे आया, क्योंकि हर साल हमें 1/3 करना है। देखिए फाइनल लेवल पे आप हैं, इतनी उम्मीद करता हूं कि एक्टिव हैं आप, कि ये 2/3 कैसे आया, ये हमने अभी लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया। तो देखिए इसका 2/3 आया और माइनस इतना ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो ये अमाउंट आपके पास आ गया, अकॉर्डिंगली टोटल एक्सपेंस आपका आ गया। सेम वे अब अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो वैल्यू हो जाती है 147। सो यहाँ पर 147 इंटू 74,000,
सीधा इंटू 1 कर दीजिए, 3/3 से अच्छा है। और इसमें आप ऑलरेडी इतना एंड इतना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, दिस प्लस दिस, ठीक है। अब उसे इसोप में जो टेबल बनाई थी उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आ गया 40,91,333 रुपीज, क्लियर है। अब हो सकता है एम्प्लॉय डे एंड पे जो है वो कैश का ऑप्शन ले ले, हो सकता है वो इक्विटी का ऑप्शन ले ले, दोनों ही ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं। तो अगर वो कैश में सेटल करते हैं तो एंट्री विल बी शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी टू कैश। अगर वो कैश ऑल्टरनेटिव लेते हैं 147 इंटू 74,000 जो भी आपका अमाउंट है, ठीक है। और ये कहां से आया, सिंपल वर्ड्स में ये जो तीनों एक्सपेंस आपने रिकॉग्नाइज किए हैं इनको आप ऐड कर लेंगे तो आपका 1,08,78,000 आ जाएगा। और अगर वो इक्विटी में सेटल करते हैं तो शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी टू इक्विटी करके हम उसकी एंट्री कर देंगे। तो वो डिपेंड करता है कि लायबिलिटी तो फिनिश ऑफ होगी और वो डिपेंड करेगा कि अब वो कैश में कन्वर्ट होके होती है या इक्विटी में कन्वर्ट होके होती है। तो इस क्वेश्चन से उम्मीद करूंगा आपको सारी बातें जो है वो एकदम क्लियर हो जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक अच्छा क्वेश्चन आईसीआई का, एक जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं। इसको मार्क कर लीजिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन इस वीडियो को बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार करिएगा। So we have another question. एक क्वेश्चन है, on 1st January 2001, ABC Limited gives option to its key management personnel to take either cash equivalent to 1,000 shares or 1,500 shares. So for cash settled and for equity. Okay. So the minimum service requirement is 2 years and shares being taken must be kept for 3 years. So if the employee opts for this option, he has to keep the share for 3 years. Fair values of shares are as follow. Share alternative fair value with restriction 102. So last example of Tata Industries हमने देखा, it is absolutely same. You can see that 1500 multiplied by 102. This will be the value of what? Fair value of equity instrument, or you can say goods and services. You are getting my point. And grant date fair value is this. So 1000 multiplied by 113. This will be what? The debt component value, and the difference between them will be the value of equity. Fair value is given on the reporting dates. So this we have to consider for the purpose of recognizing the debt part. The employees exercise their cash option on this, pass the journal entry. So okay. So I will expect that first of all you must solve this question at your own level, and after that you should cross check it from the solution so that you will be able to gain some confidence. So kindly pause the video here and solve this question at your own level. So hopefully you are able to solve this question. This is an ICA question. See, so 1500 multiplied by 102 you can see, and 1000 multiplied by 113. So difference will be the equity component. This we will recognize in 2 years. Divide by 2, 20,000, 20,000. Yes or no? 20,000, 20,000. You can see in the entry itself. Okay. Now coming to the debt portion, the value at the end is 120. So on 1000 shares for the very first year at the rate of 120 divided by 2. So you will recognize the 60,000 as an expense for the first year. But in the next year, 1000, the value is how much? The value is 132. So 132, and you need not to do 2/3 this time, because in this we have to recognize the expense in 2 years. So 1000 multiplied by 132. And just simply deduct the expense that you have recognized in the first year. यहाँ आपको 2/3 से multiply नहीं करना. 1000 multiplied by 132, then deduct minus 60,000, and the difference, whatever this comes out to be 72,000. This is the expense that we will recognize in the second year. So you can see expense for the period equity cash. Okay, and this they have computed by making a very good table. So this is the employee benefit expense that we have to recognize. And at the end they opt for the cash settlement. So share based payment liability to bank or cash 1,32,000. So hopefully now you are able to gain some confidence in the transactions related to share based payments with cash alternative. Okay. Thank you. So now we will discuss some important question from ICI book. Ankita Holding Incorporation grant 100 share to each of its 500 employees on 1st January. The employees should remain in service during the vesting period. The shares will vest at the end of the first year.
if the company earnings increased by 12%, meaning thereby in the very first year earning increased by 12%, shares will vest. If in the second year, if the company earning increased by more than 20% over the 2-year period, and third year if the entity earning increased by more than 22% over the 3-year period. So it will depend that how the earnings of the company will increase. If it increases by 12% in the very first year, the options will be executed in the first year itself. However, if it increases by 20%, if it does not increases by 12% in the first year, then in the second year we will see whether the earnings have increased by 20% or above. Then it will execute in second year, and if it is not, then we will see in the third year. So the fair value per share at the grant rate is rupees 122. The fair value per share is this on grant date. On 2001, earning increased by 10%. So the target was 12, but the earnings increased by 10%. So options will not vest. And 29 employees left the organization. The company expects that the shares will vest at the end of the year 2002. Okay, meaning thereby company is expecting that shares will vest in the at the end of the second year. The company also expects that additional 31 employees will leave the organization in the year this, and that 440 employees will receive their shares at the end of this. At the end of 2002, the company earnings increased by 18%. Oh, the target was 20%, but the earnings increases by 18%. So again, the shares will not vest. Therefore, the shares did not vest. Only 29 employees left the organization during 2002. Company believes that additional 23 employees will leave in 2003, and the earnings will further increase so that the performance target will be achieved in 2003. So now company is expecting that the shares will vest in 2003. At the end of the year 2003, only 21 employees have left the organization. Assume that company earnings increase to desired level and the performance target has been met. You have to assume that by the end of the third year, all the targets have been achieved and the options are vested. So determine the expenses for each year and pass appropriate journal entry. तीसरे साल में वेस्ट हो गया ये मान के आपको जर्नल एंट्री करनी. So now if you will see, it's a very simple question. It's not difficult at all. See, we have to make a simple working note for this. How many employees we have in 2001? We have 500 employees. Yes or no? Sure. Now in 2001, how many employees left the organization? The 29 employees left the organization, and how much are expected? 31 are expected to leave. So 29 have left and 31 is expected to left. Yes or no? Why we are doing so? Because up to this time, the company is expecting that by the end of 2002, it will the employees will be able to achieve the target and the options will be vested. But if you will see from that point of view, then we need to see that in 2001 how many employees have left and how many employees are expected to leave the organization in 2002, that is 31. So means thereby 440 employees are expected to execute the options. Okay, so what is the fair value on the grant date? That is 122 rupees. Yes or no? Fair value. And how many shares per employee will be provided? 100 shares. Yes or no? So if you will see 440 multiplied by 100 multiplied by 122. But you should understand why we are doing so 1 by 2 here. Because company is expecting that by 2002 we will execute the options, or the company is expecting that by the end of 2002 employees will be able to achieve the target and the shares will be allotted to them. So if you are in 2001 and here you have to apportion the expenses, so obviously as per the expectations you will apportion the same in two parts, 1 by 2, 1 by 2, because as per the expectations of the company by the end of the 2002 options will be vested. Okay, so 440 multiplied by 100 multiplied by 122, this comes out to be 53,68,000, and dividing by 2, this comes out to be 26,84,000. This is the amount that we have to write off in the first year. Now coming to the second year, in the second year, if you will see, they have provided you that 29 employees left the organization. So
if we can see that in the first year 29 employees left the organization, in the second year 29 employees left the organization. So by the end of the second year already 58 employees have left the organization and 23 employees are expected to leave, and it is clearly given to you that by the end of the 2002 the targets are not met, meaning thereby that options cannot be executed. So now it will be executed in the third year. So if you will see 500, this 58 is 29 plus 29, and now we are expecting in the third year 23 employees will left the organization in 2003. So accordingly on 419 employees we have to execute the option. 100 shares per employee, grant fair value on grant date is 122. So multiply this and this. So now you have to understand one thing, that when we were in 2001, we were expecting that options will be executed in 2002, and accordingly we apportion the expenses between the 2001 and 2002. But now in 2002, if you will see what we are expecting, that in the current year we are not able to meet the target. इस साल हम target meet नहीं कर पाए. Now we need to apportion the expenses up to 2003, because now the company is expecting that the target will be achieved in 2003. Yes or no? So what we have to do, we have now 3 years. See, this is the most important point of this question. When you were in 2001, you apportion it in 1 by 2, 1 by 2. Why? Because the company was expecting up to 2002. But when you are in 2002, the target is not met, and now the company is expecting that option will be executed or vested in will be vested by the end of the 2003. So accordingly we will record the apportion the expenses. So 419 multiply by 100 multiply by 122, and of this 2/3, because now we will see it as 3 years. हम इसको 3 साल की तरह देखेंगे. 1 3 1 3 1 3. So this will become the 2 3. Okay. And out of that we have already recognized 26,84,000. So you will see this into this into this into this minus this we have already recognized. So this amount, much of amount we will recognize in the second year. Okay, this is very good and important question from examination point of view. In the 2003, if you will say 21 employees left the organization, so 79, 58 plus 21 comes out to be 79. So this is 421 multiplied by 100 multiplied by 122. So into 1, because in this year all the options are vested. So this total amount will be 421 multiplied by 100 multiplied by 122. Out of this we have already recognized this and this amount. So the balance amount will be recognized into this minus this plus this much. So accordingly all the journal entries will be recorded. So this is very important question and can be asked in the exam up to 8 marks. So kindly practice it. And you can watch this video 2 times if you are not able to understand it properly. Thank you. चलिए बच्चों अब देखते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन अमंग ग्रुप एंटिटीज. देखिए इसमें दिमाग मत लगाइएगा टॉपिक में, नहीं तो आप वहीं फंस जाएंगे. बहुत सिंपल से 3 केसेस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस एकदम 0 हैं. आपके पास आईसीआई में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, इसलिए आपके साथ जस्ट डिस्कस कर रहे हैं. देखिए इसके अंदर क्या है. पहला केस ये है कि अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉइज को ये ऑप्शन देती है कि आपने कुछ कंडीशंस को फुलफिल किया तो हम आपको होल्डिंग कंपनी के शेयर्स देंगे. मतलब पेरेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉइज को होल्डिंग कंपनी के शेयर्स दे रही है. एच लिमिटेड है और एस लिमिटेड है जो कि सब्सिडरी है. तो एस लिमिटेड एम्प्लॉइज विल गेट द शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड. ये एच लिमिटेड ने कहा है, ठीक है. तो यहां सब्सिडरी कंपनी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. होल्डिंग लिमिटेड ने कहा है इनके एम्प्लॉइज को टू सेटल द सर्विसेज विच आर बीइंग इशूड अगेंस्ट द प्लान, हेंस इट विल बी ट्रीटेड एज इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट. ठीक है, एक तो ये पता होना चाहिए कि इसको इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट कंसीडर किया जाएगा. इसमें आप क्या करेंगे, जो पेरेंट है वो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को डेबिट करेगा और क्रेडिट करेगा किसको, इक्विटी को. ठीक है, जो पेरेंट कंपनी है मतलब होल्डिंग कंपनी, और जो सब्सिडरी कंपनी उसे अपना नॉर्मल एक्सपेंस दिखाएगी और क्रेडिट में दिखाएगी कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो कि किससे आया है, फ्रॉम द पेरेंट कंपनी. थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, प्रैक्टिकल नहीं आ सकते इस पे. इसके बाद अगर सब्सिडरी प्रोवाइड द राइट टू इट्स एम्प्लॉय टू गेट द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पेरेंट, मतलब सब्सिडरी लिमिटेड है, उसने अपने एम्प्लॉइज को बोला कि अगर आपने ये कंडीशंस फुलफिल करी
तो हम आपको होल्डिंग के शेयर्स अलॉट करवाएंगे, मतलब सब्सिडरी ने ऑब्लिगेशन लिए। पहले केस और दूसरे केस में यही फंडामेंटल डिफरेंस है। In the very first case, the holding company is promising to the employees of the subsidiary company that if you will fulfill the certain conditions, we will provide you the shares. But in the very second case, the subsidiary company is promising to the employees that we will provide you the shares of holding company. So in this case, अगर आप देखें तो obligation जो है वो subsidiary company के ऊपर आ जाता है। So subsidiary will account for the arrangement as cash settled share based payment, क्योंकि cash settled में ही वो liability का काम करता है, इसीलिए यहाँ पर कैश सेटल लिखने का मतलब ये क्यों है, क्योंकि ये एक ऑब्लिगेशन बन गया, क्योंकि सब्सिडरी ने यहाँ प्रॉमिस कर दिया। ये जो वर्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑब्लिगेशन को। आपने देखा था कि कैश सेटल ट्रांजैक्शन में ही हम उसे ऑब्लिगेशन की तरह कंसीडर करते हैं, इक्विटी में हम उसे ऑब्लिगेशन की तरह कंसीडर नहीं करते। सिंस इट हैज एन ऑब्लिगेशन टू सेटल द सेम इन अदर देन इट्स ओन इक्विटी शेयर। सो यहाँ पर पेरेंट जो है वो क्या करेगा, will consider the payment settlement which is being made by its subsidiary। क्रेडिट करेगा वो डिविडेंड इनकम को, डेबिट करेगा एक्सपेंस को पेरेंट कंपनी। और यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी क्या करेगी, वो डेबिट करेगी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को और क्रेडिट करेगी किसको, इक्विटी को। देखिए टॉपिक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आने के चांसेस ना के बराबर है। आईसीआई में भी इसका कोई क्वेश्चन आपको गिवन नहीं है। पेरेंट सेटल द ट्रांजेक्शन बाय पेइंग कैश वैल्यू फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान इशूड बाय सब्सिडरी। मतलब प्लान जो है वो सब्सिडरी ने इशू किया, लेकिन उसका सेटलमेंट कौन करेगा, पेरेंट। कैसे, बाय पेइंग द कैश वैल्यू। तो यहाँ पर रिस्पेक्टिव ऑफ द कैश विच इज सेटल्ड ईदर बेस्ड ऑन पेरेंट्स इक्विटी और सब्सिडरीज इक्विटी, चाहे वो किसी पे भी बेस्ड हो, कि पेरेंट कंपनी के शेयर के ऊपर, प्राइस वैल्यू के ऊपर, या सब्सिडरी कंपनी के, इट विल बी ट्रीटेड एज इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान इन केस ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी, बिकॉज द सब्सिडरी डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू सेटल द पेमेंट। अब अगर देखें तो ऑब्लिगेशन किसकी है, पेरेंट की है, क्योंकि ऑब्लिगेशन पेरेंट की है, तो फिर जो सब्सिडरी है उसको इसे अपने स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑब्लिगेशन की तरह लेने की जरूरत नहीं, वो उसे इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट की तरह दिखाएंगे। तो जस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिए इसको। उसके बाद डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में वैल्यूएशन मेथड कौन सा यूज है, एसओपीएल में उसका क्या फर्क आएगा, और वेटेड एवरेज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस, लाइफ ऑफ ऑप्शन, ये सारी चीजें उसके अंदर आपको डिस्क्लोज करनी है। तो जस्ट इसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। तो इसी के साथ जो है आपका ये इंड AS 102 जो है कंप्लीट होता है।